हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज सबसे पहले मैं आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं देता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि 2022 में हम सभी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, संपन्न रहें और सुखदायी रहें। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट इन सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी, यानी कि 498A दहेज उत्पीड़न के मामले में कंप्लेनेंट जो शिकायतकर्ता होती हैं उनका क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे हो, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स उनसे पूछे जाएं कि जो उनका केस कमज़ोर हो और अक्यूज़ को इसका फ़ायदा मिले। क्योंकि दोस्तों, अक्सर देखने में आता है कि जो 498A आईपीसी की सेक्शन है उसका बहुत से लोग मिसयूज़ करने लगे हैं, जिसके चलते कुछ इनोसेंट जो इन लॉज वाले होते हैं उनको भी इसका नुकसान झेलना पड़ता है और उनके ऊपर एक खतरे की तलवार लटकती रहती है कि उनकी बहू पता नहीं कब उन पर 498A का केस कर दे, और अगर केस कर दिया है तो उसमें उनका बचाव कैसे होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि नए वीडियोस का अपडेट आपको तुरंत मिलता रहे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आईपीसी के सेक्शन 498A के तहत कोई भी विवाहित महिला दहेज उत्पीड़न का मामला अपने इन लॉज के खिलाफ, अपने पति के खिलाफ दर्ज कर सकती है और इसमें मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वो 3 साल तक की होती है और इसके साथ कई बार 3 सेक्शन और लगती है, जैसे 323 कि दहेज के लिए मारपीट का मामला, उसमें 1 साल की सज़ा होती है, और 406 अगर इसको अमानत में खयानत भी की धारा बोलते हैं कि अगर स्त्री धन वगैरह रखने का आरोप लगाया गया है ससुराल वालों पर तो इसमें भी 3 साल की सज़ा है और उसके साथ 506 भी कई बार लग जाती है, यानी कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इसमें 2 साल की सज़ा है। तो ये 4 धाराएं अक्सर जो है लगती हैं दहेज उत्पीड़न के केसों में, और मैं आपको बताऊंगा कि क्या कौन कौन से ऐसे सवाल जो कंप्लेनेंट है उनसे अक्यूज़ पक्ष का जो वकील होता है वो पूछ सकता है, जिससे कि अक्यूज़ पक्ष अगर वो निर्दोष है तो वो कैसे अपना बचाव कर सकते हैं और जो प्रोसिक्यूशन का केस है वो कैसे झूठा साबित होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको बताऊंगा कि कंप्लेनेंट से ये पूछें कि आपकी शादी अक्यूज के साथ कब हुई थी, उसकी डेट, मंथ, ईयर, ये उनको जो है ध्यान होना चाहिए कंप्लेनेंट को कि उनकी शादी की डेट कब थी और जो है किस साल में हुई थी। दूसरा सवाल ये हो सकता है कि क्या इससे पहले आपने आरोपी के खिलाफ कोई मुकदमा या कोई पुलिस में कंप्लेंट दी हुई है, और या क्या आरोपी ने उनके खिलाफ कोई पुलिस में कंप्लेंट दी हुई है या कोई सेक्शन 9 का केस लगाया हुआ है या कोई दूसरा केस उन्होंने अपनी पत्नी पर लगाया हुआ है, ये आप पूछ सकते हैं। एक सवाल और है इसमें कि क्या दहेज की सामान की रसीदें आपके पास हैं, क्योंकि अक्सर जो विवाहित महिलाएं होती हैं वो केस में बताती हैं कि उनको लाखों रुपया दहेज में उन्होंने दिया सामान, और जो है उनका बहुत खर्चा हुआ, कई बार 10 लाख 20 लाख या उससे भी ज़्यादा वो बताती हैं। तो ऐसे में सवाल बनता है कि क्या जो दहेज का सामान दिया गया था उसकी सभी रसीदें आपके पास हैं या नहीं है, और ये सामान कहाँ से ख़रीदा गया था, कब ख़रीदा गया था, ये आप कंप्लेनेंट से पूछ सकते हैं। और जब भी दहेज का केस डालते हैं या पुलिस में कंप्लेंट करते हैं तो दहेज के सामान की सूची भी उसके साथ लगाते हैं। तो आप ये पूछ सकते हैं
कि ये दहेज के सामान की जो सूची लगाई गई है इसको कब तैयार किया गया, कंप्लेंट से पहले तैयार किया गया या कंप्लेंट के समय में तैयार किया गया, ये आप उनसे पूछ सकते हैं। अगला सवाल हो सकता है कि क्या आपके झगड़े में कभी कोई पंचायत हुई? अगर कोई पंचायत हुई उनके वैवाहिक डिस्प्यूट में, वो कब हुई, कहाँ पे हुई, उसमें पंचायत में कौन कौन लोग शामिल हुए, और या उस पंचायत का क्या फैसला हुआ, क्या दोनों पार्टीज़ ने पंचायत के फैसले को फॉलो किया या नहीं किया, ये आप उनसे पूछ सकते हैं। और दहेज के लिए अगर मारपीट का आरोप लगाया गया है तो आप उसमें पूछ सकते हैं कि जो मारपीट का आरोप है वो किस तारीख को मारपीट हुई, किस समय मारपीट हुई, और आप उसमें पूरा डिटेल पूछ सकते हैं कि उस समय जो है क्या घर में कौन कौन मौजूद था, किसकी मौजूदगी में उनकी पिटाई की गई, आप ये उनसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा जो है पिटाई होने के बाद या मारपीट होने के बाद क्या उन्होंने कोई मेडिकल करवाया जिससे यह साबित हो कि वाकई में उनके साथ कोई मारपीट हुई है। और एक और सवाल दहेज से संबंधित कि शादी में किए गए खर्च का कोई लिखित हिसाब किताब आपके पास है कि आपने इतना पैसा इसमें लगाया, इतना पैसा दहेज के सामान खरीदने में लगाया, इन सब का कोई ब्यौरा आपके पास है या नहीं है। और क्या आरोपी द्वारा की गई मारपीट के बाद कोई जो है उसका चश्मदीद गवाह मौजूद था जिसके सामने मारपीट हुई है, ये भी आप पूछ सकते हैं। और आरोपी के साथ आप ससुराल में कितने समय, कितने साल तक जो है रही और कब से लेकर कब तक रही। तो ये कुछ सवाल हैं जो क्रॉस एग्जामिनेशन में जो अक्यूज पक्ष है वो कंप्लेनेंट से पूछ सकता है, और इन सवालों में ही बहुत सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। तो दोस्तों इसके अलावा जो सवाल हैं उनके अलावा कुछ सजेशंस होती हैं जो कंप्लेनेंट है वो डिनाई करता है, लेकिन जो अक्यूज पक्ष है वो ये सजेशंस देता है कि सजेशंस में जो कंप्लेनेंट से हम कौन कौन से सवाल पूछ सकते हैं, उनसे जो है उस बात का ब्यौरा ले सकते हैं। ये मैं आपको बताता हूँ दहेज के केस में 498A के केस में। पहला सजेशन हो सकता है कि यह गलत है कि दोषी के साथ मेरी शादी सिंपल तरीके से हुई और इसमें कोई दान दहेज नहीं दिया गया। ये सजेशन है। इस पर कई बार जो कंप्लेंट पक्ष है वो ऐसे सवालों पर भड़क जाता है, लेकिन वो पूरा नहीं सुनते कि यह गलत है। पहले यह गलत है लगाया गया है, उसके बाद कहा गया है कि यह गलत है कि मेरी शादी आरोपी के साथ सिंपल तरीके से हुई और उसमें कोई दान दहेज नहीं दिया गया। दूसरा सजेशन हो सकता है कि यह गलत है कि शादी में इतने रुपए, जितना भी वो बताए 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, इतने रुपए खर्च करने वाली बात वह दहेज के सामान की सूची गलत है, दहेज के सामान की सूची झूठी है और इतने रुपए खर्च करने वाली बात भी गलत है। एक ये सजेशन हो सकता है। तीसरा सजेशन इसमें है कि यह भी गलत है कि आरोपी ने मुझे ससुराल में खूब प्यार से रखा, खूब मान सम्मान दिया, ये बात भी गलत है। ये कंप्लेनेंट की ये चीज़ें उनके मुंह से कहलवानी होती हैं। और इसमें चौथा सवाल ये सजेशन ये हो सकता है कि यह भी गलत है कि मैंने पुलिस में जो कंप्लेंट है वो इसलिए दी कि मुझे पता था कि दान दहेज में कोई लेन देन नहीं हुआ है, कि दान दहेज कोई लिया गया नहीं है और इसलिए मैंने ये कंप्लेंट दी है। ये बात गलत है। और इसके अलावा दोस्तों आप पूछ सकते हैं कि यह गलत है कि मैंने आरोपी उसके परिवार पर या उसके माता पिता पर उनकी संपत्ति अपने नाम करवाने और या पैसे ऐंठने के लिए दबाव बनाया, और जब उन्होंने मना कर दिया तो उनके खिलाफ मैंने झगड़ा करके जो है घर छोड़ दिया।
और उसके बाद उनकी पुलिस में कंप्लेंट कर दी, ये बात भी गलत है। और एक इसमें सजेशन ये हो सकती है कि यह भी गलत है कि मैंने दरखास्त में दर्ज और कोर्ट में दर्ज अपने बयानों में जो इल्ज़ामात लगाए हैं आरोपियों पर या उनके परिवार पर, अपने पति पर, वो पैसे या ज़मीन ऐंठने के मकसद से लगाए हों, ये बात भी गलत है। और इसमें एक और क्वेश्चन हो सकता है कि यह भी गलत है कि मैंने ये गवाही झूठी है मेरी, और मैंने जो है पैसे ऐंठने के मकसद से या ज़मीन ऐंठने के मकसद से या अपने ससुराल वालों के खिलाफ ये झूठी गवाही दी है। तो दोस्तों, जब ऐसे सजेशंस और ऐसे क्वेश्चंस कंप्लेनेंट से पूछे जाएंगे तो 90% सच और झूठ का फैसला वहीं पर हो जाता है। अगर दहेज मांगने की बात गलत है तो कंप्लेनेंट का केस डिसमिस हो जाएगा निश्चित तौर पर, और आरोपी को आरोप मुक्त कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, 498A बहुत ही प्रचलित एक आईपीसी की सेक्शन है जो बहुत जो है ना बड़े पैमाने पर विवाहित स्त्रियां इसका इस्तेमाल करती हैं। लेकिन अब देखने में आता है कि इनमें से बहुत सारी जो कंप्लेंट्स होती है 498A की, वो झूठी पाई जाती हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में ये कहा है कि 498A की जो भी कंप्लेंट होती है उसमें पूरी छानबीन की जाए, उसके बाद जो है आरोपी के जो उसमें पति है उसके परिवार वालों के खिलाफ मुकदमा किया जाए या उनको जेल में बंद किया जाए। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया 498A के सेक्शन के बारे में, और अगर आप भी ऐसे किसी केस से पीड़ित हैं तो आप इन सवालों को पूछकर जो है आरोपी जो कंप्लेनेंट है उसकी सच्चाई जान सकते हैं कि उनके आरोपों में कितना दम है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, और आपको एक बार फिर जो है मेरी तरफ से नए साल की हार्दिक मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।